हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री बाय सागर सर। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में इसके पहले सेशन में हम लोग स्टार्ट किए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं पिछले सेशन में हम लोग देख चुके हैं। कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं ये हम लोग देख रहे थे, जिसमें से दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी कर चुके थे। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम क्या स्टडी किए थे? वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हम देखते हैं क्या है। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखने के पहले चीज तो आप ये देखिए कि फ्रीजिंग पॉइंट है क्या। अब आप कहोगे सर ये क्या, कौन इसमें बड़ी भारी बात है, आप क्या पूछ दिए फ्रीजिंग पॉइंट। अरे दुनिया जानती है कि फ्रीजिंग पॉइंट वही टेम्परेचर होता है जिसपे कोई लिक्विड फ्रीज कर जाता है, अपने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर जाता है। सही है, सही है। बट फ्रीजिंग पॉइंट इतना कह देने से फ्रीजिंग पॉइंट नहीं चल जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट को आप देखिए कि है क्या चीज वास्तव में। फ्रीजिंग पॉइंट कोई भी सॉल्यूशन अगर उसके टेम्परेचर को अगर आप कम करते हो तो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे क्यों कन्वर्ट हो जा रहा है। एक्चुअली होता ये है। अब आप इसके पहले पढ़े हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में भी पढ़े हो आप, और आप ये पढ़े हो कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो लिक्विड स्टेट से कोई भी सब्सटेंस है तो वो लिक्विड स्टेट से जब उसके मॉलिक्यूल्स पास आते हैं तो इतने करीब आ जाते हैं कि उनके बीच मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है और काफी करीब आ जाते हैं, जिससे वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो आप पढ़ चुके हो। बट अब आप देखो है क्या चीज वास्तव में। तो फ्रीजिंग पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट जो आप जानते हो उससे थोड़ा सा आप हट के जानो कि फ्रीजिंग पॉइंट वास्तव में है क्या चीज। तो वास्तव में जैसे ये कोई लिक्विड है, अब ये अपने लिक्विड स्टेट में है, तो जाहिर सी बात है कि जब लिक्विड स्टेट में है तो इसके मॉलिक्यूल्स ये सरफेस पे होंगे और ये मॉलिक्यूल्स इसका कुछ ऊपर उठेंगे और वेपर प्रेशर बनेगा। इसका कुछ वेपर प्रेशर बनेगा। वास्तव में कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है। अब आप कहोगे कि हर चीज का वेपर थोड़ी ना, नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है, चाहे सॉलिड स्टेट में हो, चाहे लिक्विड स्टेट में हो, चाहे गैस स्टेट में हो, कुछ ना कुछ उसका प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर। तो ये लिक्विड है। अब ये वेपर बनाया। जब वेपर बनाया ये तो इसका कुछ वेपर प्रेशर बना, वेपर प्रेशर। अब सपोज कर लीजिए, इसका वेपर प्रेशर बना, वेपर प्रेशर। अब हम क्या करें कि इसके टेम्परेचर को गिराएं। जब टेम्परेचर को गिराएंगे तो इसका वेपर प्रेशर कम होता है। टेम्परेचर को जितना ही नीचे गिराते जाएंगे वेपर प्रेशर घटने लगेगा। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वेपर प्रेशर में कि टेम्परेचर को गिराते जाओगे वेपर प्रेशर घटने लगेगा। तो एक स्थिति, अब पहले इतना वेपर बनता था, अब जब वेपर कम हो जाएंगे वेपर कम बनेंगे, जब वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम बनेगा, यानी वेपर प्रेशर इसका घटता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब इसी पर्टिकुलर कंपाउंड का वेपर प्रेशर, अगर यही पर्टिकुलर कंपाउंड अगर ये अपने सॉलिड स्टेट में है, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार समझ में आ जाएगा फिर कभी नहीं भूलेगा। यही कंपाउंड लिक्विड स्टेट में, यही कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है। तो जब ये सॉलिड स्टेट में है तो इसका कुछ ना कुछ इसका वेपर प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा, हर कंपाउंड का होता है। तो इसका कुछ ना कुछ वेपर, अब जब इसके टेम्परेचर को कम करते गए तो इसका वेपर
वेपर प्रेशर गिरता गया, कम होता गया। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब इसका वेपर प्रेशर इसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? उसका फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि आप कह सकते हो कि वेपर प्रेशर को आप फ्रीजिंग पॉइंट को आप डिफाइन कर सकते हो। फ्रीजिंग पॉइंट आखिर है क्या चीज? फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो? फ्रीजिंग पॉइंट, चलिए इस तरह से लिख देते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid become equal to vapor pressure of corresponding solid यानी फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। यही चीज मैं आपको बताया कि किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी कंपाउंड के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के जब इक्वल हो जाएगा तो वह कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट हमारा। फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये छोटी सी डिफिनेशन आप इसको अपने तरीके से आप खुद सोच लीजिए कि वेपर प्रेशर क्या है। किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब उसी के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया तो क्या कहलाएगा? उस टेम्परेचर को हम क्या कह देंगे? उस टेम्परेचर को हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कह देंगे। अब फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी कब कहां से आ रही है फ्रीजिंग पॉइंट में, इसको हम कंसीडर करते हैं। इसको कैसे कंसीडर करेंगे? इसको कंसीडर करने के लिए ये डिफिनेशन आप नोट कर लिए होंगे, नोट नहीं किए हैं? नोट कर लीजिए। चलिए 1 2 3। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आपको एक चीज पता है, खुद का दिमाग लगाइए कि सपोज कर लीजिए, इसको हम ग्राफिकली आपको बताने का प्रयास करते हैं। ग्राफिकली आप आसानी से समझ जाओगे, एक बार समझ जाओगे फिर कभी नहीं भूलेगा। सपोज कर लीजिए कि इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस एक्सिस पे हम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, इस एक्सिस पे हम वेपर प्रेशर को कर दे रहे हैं। अब सपोज कर लीजिए कि कोई कंपाउंड है, कोई एलिमेंट है, कोई कंपाउंड है या कोई भी कंस्टिट्यूएंट है। अब मान लीजिए कि इसके सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर इसका ये था, सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर आपको पता है कि टेम्परेचर गिराते जाओ तो तुरंत तो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, धीरे धीरे वो उसकी ऊपरी लेयर फिर उसके बाद पूरी तरह से होगा। तो सपोज कर लीजिए, और एक चीज और है कि जब किसी का टेम्परेचर गिराते हो सॉलिड स्टेट में, गिराते जाओगे तो उसका वेपर प्रेशर बहुत तेजी से कम होता है, बहुत तेजी से। तो सपोज कर लीजिए कि यह सॉलिड का वेपर प्रेशर है, टेम्परेचर को आपने गिराया, बहुत तेजी से इसका वेपर प्रेशर घटा, वेपर प्रेशर गिरने लगा। और इसी लिक्विड का, इसी का जो ये सॉलिड स्टेट है, कौन सा है? सॉलिड स्टेट है। अब इसी का अगर लिक्विड है तो जाहिर सी बात है उसका कुछ टेम्परेचर थोड़ा सा इससे अधिक होगा, ठीक। अब हमने क्या किया, ये लिक्विड का वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पे इतना जो है, ये लिक्विड का वेपर प्रेशर। अब इस लिक्विड के वेपर प्रेशर को, इसके टेम्परेचर को हमने कम करना शुरू किया, कम करना। और जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे टेम्परेचर को, इसका वेपर प्रेशर भी घटता जाएगा, इस तरह से घटता जाएगा।
और इस तरह से इसका वेपर प्रेशर घटता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी, एक स्थिति कि जब इसका वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट का, ये किसका है, लिक्विड स्टेट का, लिक्विड का। अब जब लिक्विड का हमने टेम्परेचर कम किया, इसका वेपर प्रेशर घटने लगा, वेपर प्रेशर घटने लगा। और जब वेपर प्रेशर घटता जाएगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि इस लिक्विड का वेपर प्रेशर जब इसी के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर को कट करेगा, तो ये टेम्परेचर आपका जो है, ये टेम्परेचर आपका क्या कहलाएगा, यही इसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग चूंकि यह जो है लिक्विड प्योर स्टेट में था, प्योर स्टेट में यानी प्योर सॉल्वेंट है, प्योर स्टेट में है, तो आपको पता है कि प्योर स्टेट में किसी चीज को अगर उसके पैरामीटर को हमको डिनोट करना है तो हम उसको यहाँ इसको क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं। तो हम इसको कह देंगे टी नोट एफ कह देंगे, टी नोट एफ। अब मान लीजिए, यानी ये लाइन आपकी जो मिली, इसको ऐसे कर लीजिए, ये जहां इसको टच की, ये क्या कहलाएगा, ये टेम्परेचर कहलाया उसका फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान दीजिएगा। अब हमने क्या किया, इसी लिक्विड में सोल्यूट डाल दिया, सोल्यूट। अब जब सोल्यूट डाल दिए तो आपको एक चीज पता है कि सोल्यूट डालने पर इसके सरफेस पे सोल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और सॉल्वेंट को तो पहले से ही है, सोल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। और जब सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है, आप समझ चुके हैं कि इसका वेपर प्रेशर पहले जितना था इसके ओरिजिनल प्योर स्टेज में, उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी वेपर प्रेशर जब ये प्योर था तो इसका वेपर प्रेशर इतना था, और जब हमने इसमें क्या मिला दिया, सोल्यूट मिला दिया, यानी सॉल्यूशन बना दिया इसका, तो जाहिर सी बात है इसका वेपर प्रेशर घट गया। मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर इतना आ गया, और जब इसका वेपर प्रेशर इतना आ गया तो इस कंडीशन में अब हम क्या कर रहे हैं, यानी ये सॉल्यूशन बन गया। ये हमारा क्या है, इसको सॉल्यूशन आप कह दीजिए, ये सॉल्यूशन है, ठीक। अब इसका वेपर प्रेशर, अब हम क्या करें, इसके टेम्परेचर को भी गिराएं। जब इसके टेम्परेचर को कम करते जाएंगे इस तरह से, तो एक स्थिति ऐसी आएगी, एक स्थिति कि यह इसको टच किया, और जहां पे इसको क्रॉस किया, इसको कट किया, यही सॉल्यूशन का, यानी हम कहेंगे कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहां पे आकर के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हुआ। अब इस टेम्परेचर को हम रीड कर लिए, ये टेम्परेचर तो हमारा सॉल्यूशन का हो गया, और ये टेम्परेचर हमारा प्योर सॉल्वेंट का हो गया। तो यानी ये भी तो हमारा क्या कहलाएगा, ये भी तो हमारा TF कहलाएगा, लेकिन किसका, सॉल्यूशन का। ये प्योर फॉर्म में था और ये सॉल्यूशन का था, सॉल्यूशन का था। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, फिर से ग्राफ को बहुत ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, सॉलिड स्टेट का आपको पता है, सॉलिड का वेपर प्रेशर, सॉलिड का टेम्परेचर हमने कम करना शुरू किया। टेम्परेचर सॉलिड का कम करने पर इसका वेपर प्रेशर बहुत तेजी से घटता है। तो यह सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर था प्योर स्टेज में। सीधा कर लीजिए लाइन को, इतना ही सीधा नहीं चलेगा। तो ये सॉलिड, ये इस कंडीशन में किसका था, सॉलिड का। अब हमने क्या किया, इसी का लिक्विड लिया प्योर फॉर्म में, और जो लिक्विड का टेम्परेचर हमने कम करना शुरू किया तो वेपर प्रेशर घटने लगा। तो एक स्थिति ऐसी आई कि इसका वेपर प्रेशर इसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर को कट किया। जिस टेम्परेचर पे कट किया, ये टेम्परेचर आपका क्या कहलाएगा, क्योंकि प्योर स्टेट में था इसलिए हम इसको T0F कह देंगे, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फिर इसमें हमने सोल्यूट मिला दिया, जब सोल्यूट में जो मिला दिया यानी सॉल्यूशन बन गया, और जब सॉल्यूशन बन गया तो इसका वेपर प्रेशर और भी कम हो गया, जितना प्योर स्टेज में था उससे कम हो गया, ये आपको पहले से पता है। फिर इसके टेम्परेचर को जब हम गिराना शुरू किए, एक कंडीशन आ गई कि जिस कंडीशन पे इसका वेपर प्रेशर इसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर को टच किया। अब देखिए, ओरिजिनल फॉर्म में, प्योर फॉर्म में इसका टेम्परेचर, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये था। अब सॉल्यूशन जब बन गया तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना हो गया, यानी टेम्परेचर में उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई, और ये जो कमी आई इसी को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, बड़ी अच्छी बात है।
क्लियर हुआ। अब इसको कितने की कमी आई, इसको हम मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सपोज कर लीजिए जो कमी आई है वो कितने की आई, डेल टी एफ की कमी आई, सपोज कर लीजिए डेल टी एफ। तो ये डेल टी एफ इक्वल टू कितने के आएगा, कितने की इक्वल होगा? ये ज्यादा था, ये कम था, ज्यादा में से कम को निकालो आप, टी नोट एफ माइनस टी एफ, यानी ये वैल्यू आपकी निकल के आई किसके, ये जो कहलाया यही आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये पॉइंट कहलाया। अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, सपोज कर लीजिए कि इसमें जितना आपने सोल्यूट मिलाया था तो इसका वेपर प्रेशर घटने लगा, यानी पहले प्योर फॉर्म में यहां था, आपने सोल्वेंट मिला दिया, सॉरी सोल्यूट मिला दिया तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया पहले से उसी टेम्परेचर। और इतना ही नहीं, अगर आप और अधिक सोल्यूट मिला दीजिए इसमें तो इसका जितना वेपर प्रेशर था वो यहाँ आ जाएगा कि नहीं? जब आप इसको घटाओगे तो और यहाँ आएगा। यानी आप सीधे कह सकते हो, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप सीधे आप यहाँ पे जस्टिफाई हो सकते हो कि जैसे जैसे हम सोल्यूट ज्यादा मिलाते जाएंगे, मींस कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएंगे, तो कंसंट्रेशन को जितना ही ज्यादा इंक्रीज करोगे आप, इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो आप कह सकते हो, सीधे कह सकते हो कि ये उसी रेशियो में घटेगा जिस रेशियो में क्या होगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा। तो सीधे आप कह सकते हो कि डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। इस तरह से लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जब बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह से अगर आप रिप्रेजेंट कर दोगे तो ये कंसंट्रेशन को ऑलरेडी डिनोट करने लगता है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। सीधे कह सकते हो। अब एक चीज देखो, अब इस चीज को आप ये भी कह सकते हो कि डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन को आप किसी भी टर्म में डिनोट कर सकते हो, तमाम टर्म पढ़े हो, मोलरिटी पढ़े हो, मोललिटी पढ़े हो, नॉर्मलिटी पढ़े हो, मोल फ्रैक्शन पढ़े हो, किसी भी टर्म में आप डिनोट कर सकते हो। तो इसको डिनोट करने के लिए आप ऐसा टर्म लो, क्योंकि यहाँ सारा खेल किसका है, टेम्परेचर का है। तो अगर ऐसा टर्म अगर आप लेते हो कि जो टेम्परेचर से अफेक्टेड हो तो दिक्कत होगी आपको। तो ऐसे स्टेज में आप कौन सा टर्म इस्तेमाल करो, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। और आपको पता है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या, मोललिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हो, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी सीधे कह सकते हैं कि डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी। अब इतना कह सकते हैं, और जब इतना आप कह दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज आपको पता है, इसको ऐसे भी कह सकते हो कि डेल टी एफ इक्वल टू, जब इस प्रोपोर्शनल को इक्वल बनाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट पैदा होगा, ठीक है। अब इस कांस्टेंट को मान लेते हैं के एफ कह देते हैं, और तो ये वैल्यू आपको मिल गई, ये वैल्यू। इसको क्या कह सकते हो, इसको भी आप कह सकते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। तो अब इसको चाहो तो और भी फॉर्म में इसको कन्वर्ट, अच्छा हाँ एक चीज और देख लो, यहाँ केएफ क्या है, यहाँ पे केएफ जो है उसको जिस तरह से आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में देखे थे, ठीक है, उसी तरह से वहां पे आप क्या देखे थे, याद होगा आपको, क्या लिखते थे, टीकेबी लिखते थे, और यहाँ पे क्या लिख रहे हो, केएफ लिख रहे हो। सेम उसी तरह से यह क्या है, मोलल क्या कहोगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है, ये आपका KF। अब सुनिए, अब जब इतना आप समझ गए तो आप इसको आसानी से और भी दूसरे टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, यहां देख लेते हैं। मिला क्या हमको, था डेल टी एफ
इक्वल टू के एफ इंटू एम, मोलैलिटी। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, कैसे कि डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। क्या होती है मोलैलिटी? आपको पता है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी ये ऐसे कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स इंटू सॉरी डिवाइडेड बाय पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे कह सकते हो। एक चीज और आपको पता है, n इक्वल टू क्या पढ़े हो, n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या था, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास। यहाँ पे आप ये कह सकते हो, यहाँ नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ मैं साफ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, अरे बाबा आप शुरू से पढ़ चुके हो, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास। ये आप यानी सीधे कर सकते हो, यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बाई मोलर मास इंटू पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया, ये निकल के आया। इतना ही नहीं, अगर ये वैल्यू ग्राम में दे रखी हो, जैसे केजी में है, ग्राम में दे रखी हो, तो आप क्या करोगे, सीधे कह दोगे डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई मोलर मास इंटू वेट इन ग्राम इंटू 1000। ये वैल्यू आपकी निकल के आई। ये है आपका, ये है एक यूनिक फार्मूला बन गया, यूनिक फार्मूला। इस फार्मूले से आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इतना ही नहीं, मोलर मास भी आसानी से आप निकाल सकते हो, जरूरत पड़ी तो मोलर मास निकाल लिए तो आपको ये भी पता चल जाएगा। अगर वो न दिया हो, आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है कि कौन सा हमारा कंपाउंड है या कौन सा सोल्यूट हम डाले हैं, तो सोल्यूट का मोलर मास हम ले लेंगे, तो हमको सोल्यूट पता चल जाएगा। फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, सॉलिड स्टेट में किसी का वेपर प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड स्टेट ऑफ दैट कंपाउंड। अब इस कंडीशन में सॉलिड स्टेट में टेम्परेचर आपने कम किया, वेपर प्रेशर काफी कम होने लगा। लिक्विड स्टेट का इसी का वेपर प्रेशर आप घटाते जाओगे, एक स्थिति ऐसी आएगी जिसपे कट करेगा आप इसके सॉलिड स्टेट के, उस टेम्परेचर को आप क्या कहोगे, डेल टी नॉट एफ कहोगे। अब इसी में आपने सोल्यूट मिला दिया, और जो सोल्यूट मिला दिया तो क्या हुआ, इसका वेपर प्रेशर पहले से घट गया, और जो पहले से घट गया तो इसको भी टेम्परेचर को गिराते जाओगे तो इसका वेपर प्रेशर यहाँ के बजाय यहाँ मिला, आपको यहाँ मिला। यानी ये आपका ये वाला पोर्शन यह क्या कहलाएगा, डेल टी एफ कहलाएगा, डेल टी एफ। ठीक, तो अब दोनों का अंतर, टेम्परेचर में कितने का अंतर आया, कितना घटा उसका फ्रीजिंग पॉइंट, इसको आप इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे, डेल टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी नोट एफ माइनस टी एफ। ठीक, यानी आप सीधे कह सकते हो कि डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक, अब कंसंट्रेशन के लिए हमने कौन सा टर्म इस्तेमाल किया, हमने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म इस्तेमाल किया, सीधे कह दिए कि डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब इस तरह से हम सीधे जब प्रोपोर्शनल को हटाए तो हमको एक कांस्टेंट पैदा हो गया, कांस्टेंट मिला। अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया। ठीक, ये वैल्यू इसके बराबर आई, और आपको पता है n की वैल्यू आप पढ़ चुके हो। अब n की वैल्यू पढ़ चुके हो तो ये वैल्यू पुट करने पे आपको फाइनली ये फार्मूला मिला। तो इस तरह से आपका ये क्लियर हुआ क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से तमाम बच्चे घबराते हैं, इसके सोचते हैं कि आखिर है क्या चीज़, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। थारोली आप वीडियो को देख लीजिए, पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए अगले सेशन में हम जो है उसका अगला जो कोलिजेटिव प्रॉपर्टी है, लास्ट कोलिजेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगले सेशन में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे।